प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की और 2024 की तैयारी के लिए बीजेपी के एक्शन प्लान की। बात मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियों की और विपक्ष के आरोपों की। जी हां, इस वक्त देश की सियासत में जो चर्चा जोरों पर है वो है कि 2024 में देश में किसकी सरकार बनने वाली है। हालांकि अभी देश के आम चुनाव के लिए पूरा 1 साल बाकी है, लेकिन हमेशा चुनावी मोड पर रहने का दावा करने वाली भाजपा ने काफी पहले से ही 2024 के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया था। बात 2014 की करें तो मोदी लहर ने भाजपा को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया, तो वहीं 2019 में भी भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत हासिल किया। अब मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। दावा है कि 9 सालों में मोदी सरकार ने आम जनता से लेकर देश हित तक कई बड़े फैसले लिए हैं। सेवा के 9 साल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दौरान उनकी सरकार के द्वारा लिया गया हर फैसला लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए था। मोदी सरकार के 9 साल में लिए गए कुछ अहम फैसलों की बात करें तो उनमें स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, स्वच्छता अभियान के तहत हर घर शौचालय, जनधन खाता, नल से जल योजना, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, पीएम आवास योजना, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी, अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी, लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, कोरोना से बचाव के लिए स्वदेशी वैक्सीन, डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 5G सेवा की शुरुआत जैसी उपलब्धियां मोदी सरकार के नाम है। लेकिन सरकार की उपलब्धियों पर विपक्ष के तमाम आरोप हैं। सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुरजोर कोशिश की जा रही है कि 2024 के लिए पीएम मोदी के प्लान को कैसे फेल किया जाए। ऐसे में सवाल यही है कि 2024 में क्या पीएम मोदी लौटेंगे? क्या राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केजरीवाल, केसीआर मिलकर मोदी को रोक पाएंगे या रास्ता कोई और होगा? 2024 की पिक्चर कैसी रहने वाली है? जनता मांगे जवाब में इसी विषय पर करेंगे चर्चा। मोदी का अभियान 24 का प्लान में। तो 2024 में मोदी लहर, 2019 में प्रचंड बहुमत, अब 2024 में क्या? जी हां, मोदी के नेतृत्व में 2024 के लिए भाजपा तैयार है। 2024 में सत्ता के केंद्र में स्थापित होने के बाद पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जो 2024 का आधार है। भाजपा का दावा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और बृहद संगठनात्मक ढांचा आने वाला आम चुनाव की राह को आसान बनाएगा। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में महीने भर तक चलाने वाला महाजनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मोदी कैबिनेट के मंत्री सरकार की उपलब्धियों का बखान जनता के बीच करेंगे। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी अभियान का हिस्सा बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सेवा के 9 साल बताते हुए कहा कि इस दौरान उनकी सरकार के द्वारा लिया गया हर फैसला लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए था। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम और भी अधिक मेहनत करते रहेंगे। तो वहीं अमित शाह ने मोदी सरकार के 9 साल को सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के वर्ष को बताया और कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। लेकिन विपक्ष मोदी और उनके मंत्रियों के दावों से इत्तेफाक नहीं रखता है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल नाकामी के बताए हैं। पार्टी ने कहा कि ये देश की बदहाली के 9 साल हैं। बीते 9 वर्षों में संविधान, लोकतंत्र, किसान, पहलवान समेत देश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं रहा हो जो मोदी के वार से अछूता हो। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने देश को कई दशक पीछे धकेल दिया है। इसके साथ ही तमाम विरोधी पार्टियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार के 9 सालों की नाकामियों को गिनाई है। तो अब 9 साल की उपलब्धियों के सहारे मोदी सरकार जनता के बीच है, तो वहीं विपक्ष भी मोदी सरकार की खामियों के साथ मैदान में है। ऐसे में अब सवाल यही है कि आखिर किसके दावों में कितना दम है? तो जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मोदी का अभियान, 2024 का प्लान। लेकिन पहले सुन लेते हैं किसने क्या कहा, सत्ता पक्ष ने क्या कहा और विपक्ष ने क्या आरोप लगाए। बीते 9 साल भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों के रहे हैं।
नए भारत के निर्माण के रहे हैं। बीते 9 वर्षों की ऐसी अनेक उपलब्धियां हैं जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। सबसे ज्यादा गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। गरीबों के घर से लेकर महिलाओं के लिए टॉयलेट तक, पानी की पाइपलाइन से लेकर बिजली कनेक्शन तक, गैस पाइपलाइन से लेकर एम्स मेडिकल कॉलेज तक, रोड, रेल, जलमार्ग, पोर्ट, एयरपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, हमने हर क्षेत्र में पूरी शक्ति से काम किया है। आज भारत में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम की पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो जीवन आसान बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तो रोजगार के अवसर बनाता है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर तेज विकास का आधार है। 9 साल पूरे हो गए तो इसका मतलब 10 नंबर ही हो गई सरकार। क्या उपलब्धि है सरकार की? एम्स के लिए आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कितने एम्स आएंगे, आपका घोषणा पत्र पलट कर देखिए। स्मार्ट सिटी, आपने कितने स्मार्ट सिटी बना दिए। पूरे देश में, मैंने सदन में भी कहा कि एक्सप्रेस वे के लिए पैसा दिल्ली सरकार दे रही है, एनएचएआई से बन रहे हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश को वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? जिस समय बनारस को 24 घंटे बिजली दी गई थी, उस समय उत्तर प्रदेश के लिए कहा गया था कि कोटा बिजली का बढ़ाया जाएगा। ये सरकार कोटा नहीं बढ़ा पाई 9 साल वाली सरकार से। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप जायसवाल जी हैं, पूर्व विधायक बीजेपी के हैं, कुंवर प्रवीण सिंह तोमर जी हैं, विधायक कांग्रेस के हैं, शशांक यादव जी हैं, पूर्व एमएलसी मेंबर हैं सपा के त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जायसवाल जी, मेरी आवाज आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको? दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? चलिए हम रवीन सिंह जी के पास चलते हैं, कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। विधायक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अरे बढ़िया आ रही त्रिपाठी जी। तोमर साहब, 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है बीजेपी यानी मोदी सरकार, और उन 9 साल की उपलब्धियों के आधार पे मिशन 2024 फतह करने की बात भी कह रही है। निश्चित तौर पे कई बड़े फैसले हैं, आपको भी ध्यान हो, ये फैसले तो कहीं इनको नकारा नहीं जा सकता है। चाहे नोटबंदी हो, धारा 370 हो, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हो, पीएम आवास योजना हो, आदि आदि कई 9 तरह के हैं। इनके आधार पे सत्ता पक्ष का दावा है कि जनहितैषी काम हुए हैं और जनता के लिए बेहतरी के लिए काम हुए हैं। क्या कहना है आपको? विपक्ष कह रहा है कि कोई काम नहीं हुए, लेकिन सामने तो दिख रहा है ये काम हुए हैं। नहीं त्रिपाठी जी, मेरा निवेदन ये है जी कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा। जी। अपने हाथों अपनी पीठ ठोकना इनकी आदत बन गई, स्वभाव बन गया है। जी जी। और जनता को तो ये मानते ही नहीं है कि जनता को समझदार है, कुछ समझती भी है। जी। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब सारा काम हो गया तो इतनी परेशानी किस बात की? फिर इतनी ब्रांडिंग और इतना प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? जी। जब सारा काम हो ही गया है तो फिर प्रचार अभियान किस बात का हो रहा है? जी। केवल जनता को भ्रमित करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं विपक्ष का विधायक हूं इसलिए मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन इसकी सच्चाई है। जरा ध्यान करो, दिल्ली में जंतर मंतर पे एक जन आंदोलन हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल जी, किरण बेदी जी और अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी, जनरल वीके सिंह जी, तमाम सामाजिक आंदोलन में उसमें बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था। तब क्या कहा, क्या नारा दिया था भाजपा ने?
बहुत हुई महंगाई की मार जी। और अब तो भाजपा सरकार। जी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय गैस के सिलेंडर के दाम कितने थे? जी। 400 रुपए। और आज कितने हैं? जी। 1200 रुपए। तो महंगाई तब ज्यादा थी या अब ज्यादा है? जी। दूसरी बात, डीजल पेट्रोल के दाम क्या थे? रासायनिक खाद जो किसान जिसको इस्तेमाल करता है खेत में बोने के लिए, खेत में फसल उगाने के लिए, उसका दाम क्या हो गया? और उसमें भी हमारे चंबल संभाग मध्य प्रदेश में तो लाठियां खाते किसान, और ये कहते हैं कि हम खेती की आय को दोगुना करें किसान का। तो ये कब होगा? दूसरी बात ये है कि एक बात और कही थी जी। जन लोकपाल बिल लागू करने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और ये कहा गया था, क्या जन लोकपाल बिल लागू हो गया? मैं पूछ रहा हूं, ये दो मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। आज जनता में किसी से पूछ लीजिए कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है सरकार। मैं कह रहा हूं इस बात को। कैसे और मध्य कह प्रदेश सकते में- हैं, कैसे कह सकते हैं आकंठ डूबी इसे है? कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 21,000 करोड़ का घोटाला केवल मध्याह्न भोजन में निकला। डंपर घोटाला, कितने घोटाले गिनाए आप? व्यापम का इतना बड़ा घोटाला है कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े घोटाला में शामिल है व्यापम वाला, और व्यापम का नाम बदलना पड़ा, इतना बदनाम हो गया व्यापम। क्या बात कर। और मैं दूसरी बात ये आपसे कह रहा हूं मोदी जी ने थोड़ी किया है। मोदी जी के भ्रष्टाचार की बात करें। नहीं, एक बात बताओ, घर में अगर कोई गलती हो रही है तो मुखिया की जिम्मेवारी केवल कमल का फूल लगा के प्रचार करने की जिम्मेवारी है केवल चुनाव में? क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या? प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा होती है, लेकिन उस गरिमा का क्या ध्यान रखा गया है क्या? दूसरी बात ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में 20 साल से हैं, शिवराज सिंह जी, और शिवराज सिंह जी के 20 साल के मुख्यमंत्री काल में 3,98,000 करोड़ का कर्जा हुआ है मध्य प्रदेश में। और देश में बता दूं, 12 प्रधानमंत्री हुए अलग अलग समय पे, 57 सालों में 67 लाख हजार करोड़ का कर्जा लेकर के देश में सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से जी। कि इस देश में IIM किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जी। इसरो किसने? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जो 9 यहाँ IIT सेंटर है किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। मनरेगा मजदूर योजना कौन लेकर के आया? कांग्रेस लेकर के आई। गांव गांव बिजली कौन लेकर के आया? राजीव गांधी विद्युतीकरण परियोजना से कांग्रेस लेकर के आई। इस देश में नहरें किसने खुदवाई? कांग्रेस ने खुदवाई। और ये संचार मीडिया जिसके माध्यम से हम स्काइप के मोबाइल पे आपसे जो ये डिबेट हो रही है, ये भी देन आदरणीय राजीव गांधी की है। और घर घर में मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, ये ऑटोमोबाइल भी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया इस देश में, उसकी चर्चा भी तो होनी चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आज क्या हो रहा है कि हम सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। और देश में ये पर संपत्तियां जो बेची जा रही, ये क्या देश के अंदर नहीं है? ये हमारे मुरैना की, मैं कह रहा हूं, मैं मुरैना का निवासी हूं और दिमनी से विधायक हूं। मैं कह रहा हूं हमारे पोरसा में बस स्टैंड को औने पौने दामों में बेचा। मुरैना का बस स्टैंड था, पुरौने पौने दामों में बेचा। और मैं दूसरी बात और पूछ रहा हूं आपसे, आपने एक उपलब्धि गिनाई त्रिपाठी जी कि नोटबंदी हुई, तो मैं पूछना चाहता हूं चैनल के माध्यम से जरा देश को बता दीजिए कि नोटबंदी से कौन सा फायदा हुआ इस देश को और कितना नुकसान हुआ, इसका भी ब्यौरा मिल जाना चाहिए देश की जनता को। तो पूछ लेते हैं जायसवाल जी से, इतने सारे आरोपों को भूल जाएंगे। नोटबंदी से फायदा क्या हुआ? आज बेरोजगारी के दंश से नौजवान आत्महत्या कर रहे। हमारे चंबल में हजारों एकड़ भूमि बेकार पड़ी है। मैंने कई बार कहा, विधानसभा में प्रश्न उठाया कि आसन कुआरी चंबल और सिंध के बिहारों में, तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि चंबल में तो डाकू और बदमाश रहते हैं। मैं आज इसका खंडन करता हूं। मैंने विधानसभा में भी कहा कि चंबल में अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले लोग हैं तो बागी तो कह सकते हैं, लेकिन डाकू बदमाश कह के बदनाम न किया जाए चंबल के लोगों को, ये मैं कह रहा हूं आपसे। और उद्योग धंधों की बात आती है तो हमारे हजारों एकड़ भूमि पड़ी है, कोई इन्वेस्टर मीट नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर मीट कहां की? तमाम जगह इन्वेस्टर की, चंबल संभाग में एक भी इन्वेस्टर मीट की। और हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार प्रचार में कह रहे थे बिहार में, नवादा में, बिहार में, कि लालू जी ने उसको बिहार को मिनी चंबल बना दिया। यानी चंबल का चित्र इतना खराब है आपके दिमाग में, तो ये समझने की आवश्यकता है। हम लोग चंबल के निवासी, हम जानते हैं इस बात को।
तोमर जी, अब चूंकि इतने सारे आरोप आ गए हैं तो दिलीप जायसवाल जी याद नहीं कर पाएंगे। आरोप नहीं है त्रिपाठी, ये सच्चाई है जी। सच्चाई को काटना कठिन होता है, सत्य के तेज को हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। चलिए, झूठ के सामने व्यक्ति कितना गिर जाए उसका कोई और छोर नहीं है। चलिए जायसवाल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जायसवाल जी, अभी तो खैर सपा से या जनता दल यूनाइटेड से बात करना बाकी है, वो आरोप तो और बहुत सारे आएंगे। पहले हमारे तोमर साहब ने जो आरोप लगाए, सबसे मुख्य रूप से मोदी सरकार पे हम इनको छोड़ते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जी के नेतृत्व में कितना भ्रष्टाचार हुआ, ये मुद्दा अलग है। उन्होंने एक बात कही कि लोकतंत्र समाप्त हो चुका है पूरी तरह से। महंगाई के मुद्दे पे उन्होंने कहा कि सरकार आपने बनाई थी, महंगाई कहाँ है, गैस सिलेंडर से लेके पेट्रोल डीजल तक। जन लोकपाल लाने की बात कही थी, वो भी नहीं आया। पर संपत्तियां बेची जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि देश सुरक्षित है पूरा मोदी जी के नेतृत्व में, तो पर संपत्तियां क्यों बेची जा रही हैं? ये इन सवालों का जवाब चाहिए जायसवाल साहब। सादर नमस्कार जी। और बैठे हुए सभी अतिथियों को भी नमस्कार करता जी। और उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो यथार्थ को स्वीकार करें जी। और सच्चाई को स्वीकार करें। आज पूरे देश में, दुनिया में भारत का डंका बदला। विश्व के सारे बड़े नेता, शक्तिशाली नेता, अमेरिका के हो, जापान के हो, फ्रांस के हो, ब्रिटेन के हो, सब लोग किस प्रकार से मोदी जी को सुनने के लिए, मोदी जी का सम्मान करने के लिए बेताब रहते हैं। वो इंतजार करते मोदी जी देश के अंदर क्या कर। जब से मोदी जी की सरकार आई है भारत में, आज दुनिया का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ हमारे आर्थिक प्रगति है। हम 5वें नंबर में आर्थिक दृष्टि आगे बढ़ रहे हैं। जायसवाल जी, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जायसवाल जी, रोकना चाहेंगे। विश्व में आगे बढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, पूरे देश में लोग चाहते हैं मोदी जी आ जाएं, वहां मोदी जी को पूछते हैं, सारी बातें मैं मान लेता हूं, लेकिन बात हिंदुस्तान की कर ले। क्या आम जनता महंगाई से कमर नहीं टूट रही है? जन लोकपाल लाने की बात कही थी, हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, पर संपत्तियां यहाँ की बेची जा रही हैं। हम इस पे उत्तर चाहेंगे आपकी। ये खाली एक पोपोडंडा है। देखिए, हम लगातार जो भी चुनाव हो रहे हैं, खाली ठीक है हिमाचल का और कर्नाटक का भी हम मान रहे हैं, वहाँ लोकल स्थानीयकरण से, लेकिन जितने भी चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी 14 में आए, 14 के बाद 19 में उससे भी ज्यादा वोटों से जीत करा। और मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूं, और उसको उन्होंने सरकार किया है, उसी ढंग से उन्होंने कार्य किया है मोदी जी ने। उन्होंने देश के 140 करोड़ जनता को जो ध्यान में रख करके, कोई किस कौम का है, किस धर्म का है, किस जाति का, इसको जो भी योजना बनाया उन्होंने सभी के लिए बनाया। आपको मालूम है मोदी जी के आने के पहले 2014 के पहले देश में ऐसे लाखों गांव थे जहां बिजली के कनेक्शन नहीं थे। ऐसे लाखों गांव है आज भी जहां पर पानी पीने की सुविधा नहीं, लेकिन नल जल योजना के जल जीवन मिशन के तहत आज उन सभी गांव में बकायदे बड़े ओवरहेड टैंक लग रहा है, करोड़ों करोड़ों का काम चल रहा है और घर घर पानी पहुंचाई जा रही है। लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्का मकान दिया है। ये इनको बड़ा खलता है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में खाली एक ही बात था कि जब श्रीमती इंदिरा जी थी तो उनका एक नारा था, कांग्रेस गरीबी हटाओ नारा था। और ये जो आवास देने की आप बात कर रहे हैं जायसवाल साहब, ये आवास तो इंदिरा आवास योजना के तहत भी दिया गया था, कांग्रेस के समय भी दी जा रहा था। वही तो बता रहा हूं मैं कि इंदिरा आवास के जमाने में एक भी घर, मैं चाहता हूं जो हमारे विधायक जी बैठे हैं आपके पास जी, उनसे मैं चाहता हूं उनको चुनौती देता हूँ, कहीं पर एक आवास का बता दीजिए मोदी जी के शासन में बना था। और आज हम 3 करोड़ साफ दावा करते हैं, 3 करोड़ घर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनवाए हैं जो बन के तैयार हो गए, कहीं भी वो अपने दाएं बाएं देख सकते हैं। 3 करोड़ मकान, ये हमारी सबसे बड़ी खुशी। 30-32 करोड़ जनता जो कभी भी गरीब बैंक की सिद्धि करने की भी हिम्मत नहीं करता था, ऐसे 32 करोड़ लोगों का
0% में बैंक में खाता खुलवा करके जी। सीधे उनके खाते में पैसा दे रही है। हमारे तोमर जी ने पूछा है कि नोटबंदी में किसका फायदा हुआ है। बताना चाहता हूँ नहीं, ये चीज जायसवाल साहब, मुद्दे की बात पे आओ, मुद्दे की बात पे। प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी थे, वो प्रेम स्वीकार किए थे मंच से कि मैं 1 रुपया जनता के लिए भेजता हूँ, मात्र 15 पैसा मिलता है। वो सच स्वीकार करने का साहस रखते थे, इसलिए तो ये वही बता रहे ना, साहस रखने से नहीं होगा। आप प्रधानमंत्री थे, पूरे देश में आपकी सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी। जब आपको पता चल गया है तो आपको उसके लिए कार्रवाई करें। आपकी नीति नियत अभी भी ठीक नहीं थी। आपने भ्रष्टाचार के नाम पे क्या किया है? आपने सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा मारा है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता के यहाँ बताइए छापा मारा गया हो? नहीं, मैं बता रहा हूँ एक दिन मतलब उनको नोटबंदी करके काला धन वापस लाने की बात करी थी, जरा बताएं कितना काला धन वापस आया नोटबंदी से। चलिए जायसवाल जी 1 मिनट रोक रहा हूं आपको। जितनी भी आप बातें गिना रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी आके भोपाल में गिना चुके हैं। ये चीज नहीं है, बात इसकी है कि महंगाई कम हुई क्या, लोकतंत्र पहलवान वहां मर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर नहीं विश्व स्तर पे उन्होंने नाम कमाया, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ। प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए उनके शासन में 9 सालों में। चलिए जायसवाल जी अभी विपक्ष और है। बंद हो गई। जायसवाल जी, तोमर जी, 1 मिनट आप लोगों से अनुरोध है, हम एक बार चलते हैं शशांक यादव जी के पास, पूर्व MLC मेंबर है उत्तर प्रदेश के। शशांक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। शशांक जी, अखिलेश जी ने कहा है 10 नंबरी हो गए हैं। 10 नंबरी कैसे कह सकते हैं? 10 साल पूरे हुए थे, कौन सी तुलना है उनकी? 10 साल पूरे होने की तुलना 10वां साल चल रहा, 10 नंबरी इसलिए हो गए सर। अभी हमारे जायसवाल साहब ने एक बात कही, मैं खाली वही उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक अपने को कहते थे, और ये कई बार अब ये जुमला हो गया जी। और जुमला इसलिए हो गया कि सेवक कभी राजदंड नहीं पकड़ता जी। लोकतंत्र की भाषा को सोच का अंतर है जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग परंपरा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर तानाशाही को संस्कृति के आडंबर में डाल रहे हैं। और भारतीय संविधान जो कि एक गणतंत्र है, एक रिपब्लिक है, जो संविधान के जरिए चलता है, राष्ट्रपति को किनारे करके संसद का उद्घाटन करते हैं। प्रधानमंत्री आज तक अडानी पर लगाए गए आरोपों को बाकायदा पार्लियामेंट की लिखापढ़ी से निकालते हैं, कोई जुम्बिश नहीं आती है उनके ऊपर। 42,000 करोड़ रुपए का जो शेल कंपनियों का सीधा ट्रांसफर है अडानी की फर्म में, जो आरोप लग रहा है कि उन्हीं के परिवार का पैसा है, उस पर सेबी कह रही है कि हमें कम से कम 15 महीने का समय लगता है ताकि ये लोकसभा का चुनाव निकल जाए। कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन के नाम पर गई, क्लियर कट कहलाया, वहां के ठेकेदारों ने आत्महत्या तक करी बीजेपी के मंत्रियों के अत्याचार से तंग होने के बाद। और जो सारी बात आप करें तो एक लाइन की एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं, और कहानी नहीं, एक्सपेरिमेंट आपको बता दे रहा हूं कि आज की तारीख में जनता का जो इन्होंने हाल कर दिया है। एक मुर्गी पकड़िए आप, उसके पंख नोच दीजिए, वो अधमरी हो जाएगी। उसके बाद 5 मिनट बाद एक चम्मच से पानी पिलाइए और 4 दाने डालकर उसको चलाइए, पीछे पीछे चलने लगेगी। ये कहानी हिटलर के लिए कही जाती है, लेकिन हकीकत में यह है कि आज की तारीख में जिंदा रहना ही विकास कहला रहा है। हम जिंदा है, बहुत बड़ी कृपा है मोदी जी की। हमको वैक्सीन मिल गई तो ये बहुत बड़ी कृपा है मोदी जी की। हमको राशन मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी कृपा है मोदी जी की। 75 साल के अमृत काल में अगर 65 करोड़ को एक दुनिया की 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था बनने का दम्भ भरती है सरकार, वहां 65 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज राशन देना पड़े, तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में विरोधाभास है। और इन विरोधाभासों पे जवाब सवाल ना उठे, उसके लिए हिंदू मुसलमान की बहस है। इसलिए आरोप 10 नंबरी, बहुत सही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कहा है, ये एक लंबी फेहरिस्त है। हिस्ट्री शीटर हो रहे हैं, हिस्ट्री में इनका नाम लिखा जाएगा किस तरह से लोकतंत्र का इन्होंने गला घोटा। एक ही दिन में, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है, उस दिन महाकाल ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। वहां पर इनके भ्रष्टाचार को आरोपित किया है। साधु संतों की जिसमें 900 करोड़ की मूर्तियां बनाई गई थी, वो मूर्तियां एक जगह से 30 किलोमीटर की हवा में 800 करोड़ बजट है, 800 करोड़ है, 900 नहीं। जब भी
आएगी जनता के एक एक चीज का सवाल है। महंगाई जनता जानती है, ये शोर इतना मचा रहे हैं कि महंगाई पे सवाल ना करो। 2 करोड़ से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं पूरे प्रदेश, और केंद्र सरकार को जोड़ा जाए उनको भरने की जरूरत नहीं है। पूरे के पूरे पद। जी यादव जी, लगता है यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम चलते हैं त्रिपाठी जी के पास, जनता दल यूनाइटेड के हैं। त्रिपाठी जी देखिए, ये सारी चीजें, त्रिपाठी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। त्रिपाठी जी, सारी चीजें हैं, मोदी सरकार अपने जो भी काम है उनको गिना रही है, विपक्ष उनको आड़े हाथों ले रही है, लेकिन आप भी जानते हैं जो नीतीश जी काम करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, अगर वो सफल नहीं हुए अपने, मतलब सबको एक मंच पे नहीं लाए, तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे विपक्ष कितना भी आरोप गिना ले। ये आप भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि मोदी सरकार के 9 साल फिर बेमिसाल हो जाएंगे? देखिए त्रिपाठी जी, एक दौर हमने देखा है जी, 77 का दौर देखा है, 74 का दौर देखा है जी, उस दौर में कहा जाता था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जी, उस दौर में भी तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ आकर के इंदिरा जी को सत्ता से बाहर कर दिया था। जो दंभ आज भारतीय जनता पार्टी देश के सामने अपने अपने तमाम कार्यों को दर्शा रही है। देखिए बाहर इसलिए किया था कि आपातकाल लगाया था उन्होंने, इन्होंने तो ऐसा कुछ लगाया नहीं है। देखिए उसके पहले आपातकाल की तमाम भूमिका बन गई और इसी तरीके से भूमिकाएं सब बन रही। आज देश कहां पे खड़ा है आप भी जान रहे हैं कि आज जनता जो है महंगाई से त्रस्त है जी, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है जी, और इस देश की जो आमदनी थी, जो हम 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्ज था, आज 1,55,000 करोड़ हमारे ऊपर कर्ज है। दूसरा सवाल है, गैस, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, कहां वो चला गया? जी, हम काला धन वापस लाएंगे, वो सब कहां चला गया? तो ये बड़े बड़े सवाल जो हैं, 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त राशन दे रहे हैं। क्या देश का विकास यही है कि जिस देश का आदमी आपके रहमो करम पे जीवित रहे, वो देश कहां खड़ा होगा? आज आप कहते हैं हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ का नौजवान बदहाल है। यहाँ का किसान जो आपने कहा था 2.5 गुना कर देंगे आमदनी, वो कहां चला गया? आप जातीय जनगणना से आप भाग रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, वो मुद्दों पे सरकार को घेरने का प्रयास माननीय नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाके करेंगे। हम इनको 2024 में सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कभी शरद पवार जी का कुछ बयान आता है, ममता जी का कुछ आता है, कभी कांग्रेस कह देती है कि आपका हम साथ नहीं देंगे? देखिए त्रिपाठी जी, अभी वक्त को आने दीजिए। अभी सब लोग जब एक मंच पर बैठेंगे, बिहार में बुलाई गई है बैठक, उसमें सारी चीजें तय हो जाएंगी और तय होने के बाद हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, आपने खुद कहा ईडी और सीबीआई किस पे लगाया जा रहा है? विपक्ष जी। और इनके यहाँ जो भी चला गया भ्रष्टाचारी, उसको कौन सा वॉशिंग मशीन है ये कहां से विदेश से लाए हैं, उसमें डाल देते हो, धुल करके शुद्ध हो जाता है जी। और तमाम जो इनके सबसे बड़ी सवाल त्रिपाठी जी है, जितने भी इनके सहयोगी दल थे धीरे धीरे इनको इनका साथ छोड़ चुके हैं, ये भी एक सवाल है जी। और ये जो काला धन लाने के लिए कह रहे थे, तो काला धन कहां चला गया? नोटबंदी कर दिया, जीएसटी आपने 28% लगा दिया, इस मुल्क को कहां ले जाना चाहते हैं? यह मुल्क किसानों का देश है, ये गौतम गांधी का देश है और जहां पे आपने लोकतंत्र की जितनी संवैधानिक संस्थाएं उनको कमजोर कर दिया। आप अपने मन से चला रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं को और आप देख रहे हैं हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं जी। हवाई अड्डों के साथ स्टेशन बेचे जा रहे हैं। अरे भाई कौन सी आफत आ गई? कांग्रेस के रिजीम में कोई स्टेशन नहीं बेचा गया, कोई आपका हवाई अड्डा नहीं बेचा गया। लेकिन आज जो दौर चल रहा है, इस दौर में अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आती है, और मेरा मानना है, माननीय नीतीश कुमार का मानना है कि कांग्रेस को मेन फ्रंट पे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करना चाहिए और कांग्रेस को एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए आज के दौर में। अगर वो बड़ा दिल नहीं मतलब ये मान रहे हैं नीतीश जी खड़गे जी को या राहुल गांधी को या सोनिया गांधी को, किसको नेता मानेंगे? देखिए जो भी वो तो तय करना है, कांग्रेस को तय करना है त्रिपाठी जी। हमारा मानना है कि बगैर कांग्रेस को हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाएंगे। ये नीतीश कुमार जी का मानना है।
ये तमाम विपक्षी दलों का मानना है। इसको अहम रोल अदा करना है, क्योंकि देश में कांग्रेस हर स्टेट में है और जी। हर स्टेट में उसके कार्यकर्ता हैं, उसकी संगठन है, तो बगैर उसके हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कहीं तमाम जो रीजनल पार्टी हैं उनकी कहीं कहीं उनकी उसी रीजन तक ही उनकी पहुंच है। इसलिए इसको एक करने के लिए कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। चलिए, बड़ा और माननीय नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बधाई हो इस बात का। शर्मा जी, हमें आपकी एक टिप्पणी चाहिए इस पूरे मुद्दे पे। धन्यवाद जी शर्मा जी, टिप्पणी चाहिए आपकी इस पूरे मुद्दे पे। उपलब्धियां, अनुपलब्धियां, आपको क्या लगता है? जैसे उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, 9 बड़ी उपलब्धियों को बता दें कि अभियान है, पीएम आवास योजना है, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी है, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जीएसटी लागू की गई, इस तरह की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। डिजिटल इंडिया लाने के लिए 5G किया गया। लेकिन आम जनता क्या महंगाई से मुक्ति पाएगा, भ्रष्टाचार से मुक्त पाएगा? और अगर नहीं है तो क्या ये उपलब्धियां जो गिनाई जा रही हैं वो जनता के मन में जब वोट देने जाएगा तो उसके जेहन में कहीं न कहीं आएंगी? ये देखिए त्रिपाठी जी, जी 2024 में इलेक्शन से पहले जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो कैंपेन करती थी तो उसमें मोदी का चेहरा सामने था जी और सिर्फ पब्लिक को ये चीज कही जाती थी कि उस समय महंगाई एक बड़ा मुद्दा था जी और महंगाई के कारण ही कहीं ना कहीं उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे एक बेहतरीन अर्थशास्त्री की जो लीडरशिप थी उसको पीछे धक्का देते हुए और नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल आगे लाकर सामने पेश किया और पब्लिक उसकी तरफ मूव की और उनको प्रधानमंत्री बनाया देश का। जी आज 9 साल हो चुके हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। क्या पहला इशू पे बात कर रहा हूं मैं, क्या महंगाई उस समय के आज समय से अगर कंपेयर करते हैं, भले ही कुछ चीजें बढ़ती हैं घटती हैं, पर 9 साल में कुछ चीजें जो बढ़ती हैं क्या उसी दर से बढ़ी है या कई गुनी दर से बढ़ गई है? 2014 में क्रूड ऑयल के दाम क्या थे, उन दामों में आज को देखते हैं क्या है, क्या उस एवरेज से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को चलाते हैं, चाहे किसान हो, गरीब हो, इंडस्ट्री हो, हर चीज उसी से चलती है, क्या वो उस पर कितना फर्क पड़ा है? तो पहला सवाल महंगाई का। दूसरा सवाल फिर आता है रोजगार का। देखिए, रोजगार का सब्जबाग दिखाया गया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ये बिल्कुल यथार्थ है जी। क्या 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल दी जा रही है? कुछ हजारों लोगों को अपॉइंटमेंट देने के लिए एक बड़ा इवेंट किया जाता है। क्या उन हजारों लोगों को ये देने से इवेंट में क्या 2 करोड़ की भरपाई एक साल में हो रही है? हालांकि कुछ योजनाएं बहुत बेहतर हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो रूरल में हो, सिटी में हो, स्वच्छता कैंपेन, ये अच्छे स्टेप हैं। दूसरा, डिजिटल इंडिया भी बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अभी एक बात चल रही थी, क्या देश के बाहर, चूंकि इस देश के लोगों ने प्रधानमंत्री चुने हैं, दुनिया ने नहीं जी, पहले अपना घर फिर बाहर, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। उसका कारण प्रधानमंत्री मोदी हो सकते हैं, लेकिन मेजर कारण देश की यंग पॉपुलेशन है जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है। क्योंकि चाइना को अगर किसी ने उस हाइट पर पहुंचाया तो वो कहीं ना कहीं यूथ पॉपुलेशन नहीं पहुंचाया। और आज दुनिया में सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन किसी देश की है तो वो हिंदुस्तान की है जी। लेकिन एक चीज फिर कहूंगा मैं, अभी एक इमरजेंसी की बात चली, शायद के त्रिपाठी साहब ने कहा, चूंकि बिहार से होंगे, आई थिंक मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने तो जो वहां की बात चली कि इमरजेंसी में क्या आज कोई जर्नलिस्ट, मैं तो त्रिपाठी जी को दाद देता हूं कि ये किसी बात कह देते हैं, कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं, तारीफ करता हूं, गजब के जर्नलिस्ट हैं। आज कोई भी टीवी चैनल पर जो नेशनल न्यूज पर डिबेट कंडक्ट करता है, क्या वो ये सब बोल पाता है? नहीं बोल पाता है। तो ये क्या है? ये अघोषित इमरजेंसी है जी। यानी कि जब चौथे स्तंभ को भी खतरा लगने लगे। दूसरी चीजें तो बात की है, देखिए अपोजिशन पार्टीज के लोग हों या जो लोग उनके साथ ना हो, वो बिजनेसमैन हो या दूसरे किसी सेक्टर्स के लोग हों, उनको कैसे कैप्चर किया जाता है? क्या देश के लोग हैं तो देश का नेचर एक जैसा होता है।
क्या देश में इतने सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितने हैं, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी है तो उसमें ज्यादा लोग हैं, तो क्या वो सब बिल्कुल सही है, नॉन करप्ट है, और दूसरी पार्टी के लोग करप्ट हैं? एक बड़ा सवाल सामने कहीं ना कहीं मोदी जी के सामने खड़ा होता है जी। अगर वो 10% भी अपने में से मान लो कोई व्यक्ति, तभी तो अपोजिशन पार्टी आरोप लगाती है कि जो वहां पहुंच गया जल में, गंगा जी में धुल गया। तो ये सब चीजों के बीच में नरेंद्र मोदी जी ने जिन चीजों पर अब चीजें लाए, नोटबंदी एक बड़ा स्टेप उन्होंने लिया, और इसमें एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई कि हम भारत को अग्रणी देश की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। आप मुझे सिर्फ 15 दिन या 30 दिन क्या बोला था उन्होंने, दीजिए। उतने दिन देने के बाद क्या 2016 नवंबर के बाद आज स्थिति किसी अग्रणी देश की तरफ भारत के उस आम आदमी की पहुंची? क्या नेताओं की छोड़िए, क्या उस आम आदमी की पहुंची? तो ये नोटबंदी वाजिब रहा या फेलुअर रहा, ये यहां का पैनल अपने आप इस चीज को डिसाइड कर सकता है जी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी में एक गजब की चीज है कि उनका लीडरशिप जो क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त है, और उस क्वालिटी के कारण कहीं वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 80 में जन्म लिया, 84 में आई, और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर जिसको लीड करते रहे हों, वो भी फुल मेजोरिटी में पार्टी को नहीं ला पाए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को पार्टी में लाए, सत्ता में लाए। कुल मिला के शर्मा जी ये जो इनकी उपलब्धियां गिना रहे हैं, 1 महीने का अभियान चल रहा है, इसका कुछ जनता के बीच में फायदा होगा? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये माना भी जाता है और मुझे भी दिखता है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस समय है, और जब वो इतना बड़ा दल है तो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज है किसी चीज को प्रमोट करने की जी, जो स्टाइल है, यानी पब्लिक को कनेक्ट करने की जो स्टाइल है जी, वो कहीं ना कहीं अपने संगठन के लोगों से। लेकिन एक चीज, बड़ी चीज दिख रही है अभी, जो पहले कभी कांग्रेस में दिखती थी, कांग्रेस को फैक्शनिज्म के लिए जाना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी में वो जन्म लेना शुरू हो गई। जब ये चीज शुरू हो जाए, जैसे आप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक साहब क्यों बोल रहे हैं, हालांकि अभी तो वो उन्हीं की पार्टी के हैं, मध्य प्रदेश के उदाहरण है, कर्नाटका के उदाहरण है, यहां जो पार्टी में डिससेटिस्फैक्शन आ रहा है और उनका पलायन दूसरी तरफ जा रहा है, जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था और अभी भी चल रहा है, जिसके कारण कांग्रेस को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं, ठीक वही स्थिति इस समय भारतीय जनता पार्टी में आ चुकी है। जी, चलिए एक बार फिर तोमर साहब के पास चलते हैं। तोमर साहब, आपने कहा कि जो भी हुआ कांग्रेस के रिजिम में हुआ, बीजेपी में कुछ नहीं हुआ। तोमर साहब, मेरी आवाज आ रही? आ रही मेरी आवाज तोमर साहब? हाँ, आ रही जी जी। जायसवाल जी आपके पास आएंगे। मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक उदाहरण कि मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2014 तक 387 थी, जो बढ़कर 692 हो गई। एम्स की संख्या बढ़ के 6 थी टोटल, जो 24 हो गई। इसी तरह अगर थोड़ा सा मैंने सब सारी उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, जो है जो बिजली की उत्पादन क्षमता थी 2.3 लाख मेगावाट थी, वो बढ़ करके 23 में 4.17 लाख मेगावाट हो गई। जो गैस कनेक्शन 13 करोड़ से वो बढ़ करके 31 करोड़ हो गए। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। जो नेशनल हाईवे पहुंच मार्ग था वो 91,287 किलोमीटर था, जो बढ़ करके 1.44 लाख किलोमीटर हो गया। क्या इनको उपलब्धि नहीं मानते हैं तोमर साहब? मैं बिंदु पे ही आपका उत्तर चाहूंगा। ये जिम्मेवारी सरकार की होती है जी, सरकार की जिम्मेवारी होती है, और सरकार की ये भी जिम्मेवारी होती है कि जनता चाह क्या रही है। जी, बात ये नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया कि मोदी जी के शासनकाल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जी, जो कांग्रेस इनको ऊपर उठा के लाई थी, वो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये भी आंकड़ा लीजिए। और दूसरा, जीएसटी, उस समय 12% जीएसटी लागू करने के लिए कांग्रेस ने पहल की, तो यही भारतीय जनता पार्टी सदन में विरोध कर रही थी और ये कह रही थी कि जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। और अब जीएसटी कितने % लागू की है, और इसके बाद उससे ये नुकसान हुआ कि 3 लाख फैक्ट्रियां इस देश में बंद हो गई। इसमें भी बेरोजगारी के दल से लोग जूझ रहे हैं। प्रश्न इस बात का है कि क्या चाहिए हमको? रोटी, कपड़ा और मकान। सारी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है रोजगार, और महंगाई पे कंट्रोल होगा, जब तो आम गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर पाएगा। बात केवल करने की नहीं है। मैं केवल ये कह रहा हूं कि 57 सालों में 67 लाख हजार करोड़ का कर्जा लेकर के 12 प्रधानमंत्री हुए इस देश में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक। तो सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण हुआ, और
मात्र 7 वर्षों में 84,00,000 करोड़ का कर्जा। तो उसका जरा ब्यौरा आएगा कहां गया वो जी। अगर ये हाईवे बना दिए, ये कर दिए, कोई नया काम नहीं है, कांग्रेस की का ही सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके उसको आगे बढ़ाना सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन जिम्मेवारी सबसे ज्यादा इस बात की है कि जिसको लेकर के आपको जनता ने सरकार में लाई, जनता ने आपको चुना, आपको पीएम बनाया, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का ही था जी। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था, जन लोकपाल का था। क्या जन लोकपाल लागू हो गया देश में? जी पूछ रहा हूं। तो क्या आपने जो कहा था उसको पूरा किया? और नारा तो यही दिया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, जी, हम महंगाई को खत्म करेंगे और हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे और सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। ये नारे से केवल काम नहीं होता, वास्तव में धरातल पे काम होना चाहिए। और अभी हमारे शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने याद दिलाया कि उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री जी से पूछा गया अडानी जी का जो क्या रिश्ता है जी, वो बात रह गई थी और उन्होंने कुछ लेन देन जो पैसे का था 20,000 करोड़ का कितना, उस पे वो उसको रिकॉर्ड से निकाल दिया। और ये देश में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया। अगर विपक्ष बोलता है तो कहीं ईडी का भय, कहीं सीबीआई का भय, तो ये दिखा करके क्या संदेश देना चाहते? क्या विपक्ष की जरूरत नहीं है? विपक्ष की संवैधानिक व्यवस्था नहीं है? विपक्ष की आवश्यकता नहीं है? जनता विपक्ष के लोगों को चुनकर के सदन में भेजती है। हम अभी विधानसभा की बात इसलिए बार बार कर रहे कि हम विधायक हैं। हमने अभी हमारे एक विधायक है जीतू पटवारी जी, उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में ये कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो किसान पुत्र कहलाते हैं, आप 3,000 रुपया कुंतल के हिसाब से गेहूं का खरीद की घोषणा कर दीजिए। तो उसका अंजाम ही हुआ कि उनको सत्र से निलंबित कर दिया गया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? मैं पूछ रहा हूं जी, इसका जवाब कौन देगा? सरकार किसी की भी हो, लेकिन लोकतंत्र की व्यवस्था है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा और विपक्ष की आवाज को दबाया जाएगा तो आकर जनता की आवाज को उठाएगा कौन? और 14 महीने दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे रहे, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए दिल्ली की सड़कों पे। हमारे पीएम साहब को एक दिन की भी फुर्सत नहीं थी कि वहां पहुंच जाए। जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया वैसे ही वो वापस ले लिया। कृषि कानून, 3 कृषि कानून जी 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 है, वो वापस ले लिए। तो केवल राजनीति में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण आपके दिमाग में है कि हमको वोट मिले और शासन में हम ही सबसे बेहतर हैं। बेहतर काम करना भी जरूरी है जी। तोमर साहब, कि जो अच्छे काम उत्तर भी ले लेते हैं। बहुत बढ़िया आरोप आपके थे, उत्तर ले लेते हैं। चूंकि समय कम है, 1 घंटा बीत जाएगा। अभी हमारे साथ सपा के भी लीजिए, हमारे बहुत मनीषी बैठे, बुद्धिजीवी भी जरूर दीजिए जवाब। जी जी। दिलीप जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। दिलीप जी, हम ये उत्तर नहीं चाहेंगे कि एक प्रधानमंत्री किसी देश का मोदी जी के पैर छू रहा, उनका सम्मान हो रहा, ऑस्ट्रेलिया में सारे लोग गदगद हो गए, ये सब अलग है। जो तोमर साहब ने सवाल उठाए, मैंने उनसे भी सवाल किया है, आपकी तरफ से ही सवाल किया है। मैंने उनको गिनाया है कि कितने एम्स की संख्या थी, कितनी मेडिकल कॉलेज की संख्या थी, कितनी नेशनल हाईवे किलोमीटर बनी थी, सब गिनाया है मैंने उनको। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे कैसे चले गए। 12%, ये तो याद है, मुझे भी याद है, सबको याद होगा कि 12% जीएसटी की बात आई, आप 28% जीएसटी तक ले गए, हालांकि स्लैब आपने बना रखा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कहा कि नोटबंदी, ये जीएसटी लगाई जिसके कारण 3 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई और 84 लाख हजार करोड़ कर्जा कैसे हो गया, इस पे हम जानना, क्या ये मोदी जी की सफलता है? दिलीप जी, ये बार बार कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। जी, लोकतंत्र की हत्या किसने की, ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानता है। जी, जो 26 जून 1975 को श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने देश में काला कानून लगाए थे, ये कई बार आप लोगों ने कह दिया है और उसकी उन्होंने भरपाई भी उनको हो गई है, भाई सत्ता से बाहर हो गई थी वो। इनको अभी जैसे पार्लियामेंट का नया भवन जो हमारी गुलामी का प्रतीक था, ऐसे प्रतीक को मिटा करके और जो आत्मनिर्भर की ओर जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के मंदिर जैसे उद्घाटन का भी विरोध करते हैं। क्या वो बिल्डिंग मोदी जी की है?
वो तो देश की है, देश को समर्पित है। सभी दल के लोग हमारे सवालों पे आप नहीं जा रहे दिलीप जी, आप फिर वो मोदी गुणगान कर रहे हैं, हमारे सवालों पे नहीं जा रहे। हमने कहा क्या 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं चले गए? आज जो गरीबी रेखा का पैमाना है जी, मैं समझता हूँ आप लोग किचन से नापती है किचन से नहीं, लेकिन मैं जो देखता हूँ जहाँ भी जाता हूँ, आज खेत में काम करने वाला मजदूर भी वो कहीं भी जाता है मजदूरी करने में, स्कूटी में मोटरसाइकिल भी जाता है, जो कभी पैदल आता था अब पैदल चलने की एक काम करने वाला कोई भी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, वो भी 10,000 रुपए का एंड्रॉइड मोबाइल पे यूज करता है। लेकिन अब वो क्या है, इस दर से इसको दिख रहा है कि गरीबी रेखा बढ़ती आ रही है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि ऐसे मजदूरों, मुझे जो पहले दिखता था नरसिंह राव के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो गरीबी रेखा का एक है, आज भूख से मरने की, आज भूख से मरने की सही बात पे तो आएंगे ही नहीं। सब लोग का जीवन स्तर काफी अच्छा उठ रहा है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है, कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं। गरीबी रेखा का जो पैमाना था आर्थिक आधार पे वो अब ऊपर हो गया है, इस कारण आ गए 23 करोड़ लोग नीचे। निश्चित तौर पर, और मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए गरीब को क्या चाहिए, गरीब को मकान चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब कुछ सरकार कर रही है। आज देश के 140 करोड़ में से लगभग 50 करोड़ लोगों को मोदी सरकार आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक की दवाई मुफ्त में दे रही है। हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाके खड़ा, ये छवि ठीक है इनके जमाने में गरीब के लिए कभी नहीं था कि शिक्षा का जिस प्रकार से सबको उन्होंने दिया और जिस प्रकार से शिक्षा में अभी सबलीकरण और शिक्षा सुधार किया उन्होंने, कि पहले कभी एमपी बोर्ड अलग, यूपी बोर्ड अलग और सीएससी बोर्ड अलग, वो सबको खत्म करके एक बोर्ड, एक जैसे गरीब को। इसी जीएसटी का विरोध किया था आप लोगों ने संसद में बैठ करके, इसी जीएसटी का आप लोगों ने किया था। उसका भी जीएसटी का इनका सिस्टम ठीक नहीं, इनका जो जीएसटी बनेगा तो वो ठीक नहीं, तो सब लोग इनके जो प्रधानमंत्री रहे कहने को तो है अर्थशास्त्री, लेकिन इनके जमाने में देश की क्या स्थिति हो गई थी कि सेना को दंड देने के लिए जगह डिमांड कर रहे, उसके लिए पैसा नहीं है। चलिए दिलीप साहब, तोमर जी समय कम है, इस कारण एक बार हम यादव जी के पास और त्रिपाठी जी के पास फिर जाएंगे। दिलीप साहब आपने मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, इतने बड़े शास्त्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पूरा देश लोहा मानता है। जब अमेरिका जैसा देश भारत की महंगाई को कंट्रोल किया, उनकी तो पूजा करनी चाहिए, आपको इतनी सराहना करनी चाहिए। और आप आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में देश को फंसा रहे, सच्चाई पे नहीं आना चाहते, सच्चाई पे आकर के जरा धरातल पे देखिए। चलिए तोमर साहब, दिलीप जी और तोमर साहब, आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सा बहस, चूंकि समय कम है इसलिए बहस नहीं कर पाएंगे, आप ज्यादा थोड़ा उत्तर ले लेना चाहते हैं। दिलीप जी आपका उत्तर आ गया है, दिलीप जी आपका उत्तर आ गया है जी। यादव जी मेरी आवाज आ रही है? शशांक जी, बिल्कुल सारी बुराइयां हैं मोदी सरकार पे, क्या आपको एक भी कोई अच्छाई अगर हो तो बता दीजिए। जबरदस्ती कहलवाना चाहते हैं तो नहीं, मैं नहीं कहलवाना चाहता हूँ, नहीं है तो आप बता दीजिए एक भी अच्छाई नहीं है। नहीं, मुझे कोई अच्छाई नजर नहीं आ रही, सिवाय इसके कि दिलीप जी आप बोल रहे थे तो सब लोग शांत थे, चुप थे, आप इनकी भी बात सुन लीजिए थोड़ा सा जी। शशांक जी, अगर अच्छाई है तो मुझे उन्हीं के डायलॉग याद आते मोदी जी के, कि झूठ बोलो और बहुत बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि तेरी जनता उसको यकीन करे। वो जो पब्लिक से उनकी कनेक्टिविटी है, उन्होंने झूठ को सच साबित करके दिखा दिया, ये उनकी एक खासियत। चलिए कम से कम कुछ तो कहा आपने, एक अच्छाई। त्रिपाठी जी आपसे भी यही जानना चाहेंगे। हाँ त्रिपाठी जी बताएं। देखिए त्रिपाठी, अच्छाई क्या है, लेकिन एक जो दौर है इसमें जो कन्वर्सेशन का जो पावर है वो मोदी जी में अच्छी है। जो सबसे बड़ी चीज है 370 हटाई, उसके बारे में आपकी राय जानना चाहेंगे। जनता से कनेक्ट करने का जो उनके अंदर क्षमता है वो वाकई एक बहुत अच्छी क्षमता है। वो जो सबसे बड़ा काम उनको दे रहा है, वो गरीब जनता या जो भी है वो अपनी आवाज को आम जनता तक पहुंचाने में कामयाब है। ये उनकी शक्ति का दुरुपयोग। जी, धारा 370 के बारे में जानना चाहेंगे त्रिपाठी जी आपसे। उन्होंने आर्टिकल 370 समाप्त किया है।
देखिए 370 समाप्त करना उसका विरोध किसने किया? उसका भी नाम बताओ, कोई विरोध किया किसी ने क्या? एक बहुत बहुत बड़ा काम तो किया है, इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उसके अंदर जो एक खूबी रही है कि जो उन्होंने अपने एजेंडे में रखा था उसको लागू किया। जो भी सत्ता में सरकार आएगी अगर उस एजेंडे को अपने लागू करती है तो उसको लिए तो उसको तो मौका जनता ने दिया है। ये तो मोदी जी की तारीफ करनी चाहिए ना कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ तो 3 मुद्दे लेके हुआ, राम मंदिर हुआ, धारा 370, समान नागरिक संहिता, 2 मुद्दे उन्होंने पूरे कर दिए। त्रिपाठी जी जब हम इनके करीब आए थे, त्रिपाठी जी जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो 3 मुद्दों को हमने इनसे कहा था बाहर रखिएगा। ये सब समता पार्टी का दौर था। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जिसके संयोजक थे, उन्होंने कहा था राम मंदिर, 370 और कॉमन सिविल कोड अलग रखिए। और ये अनटचेबल थे तो इनको टचेबल बनाने का काम समता पार्टी ने किया है और जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी ने इनके साथ रह करके एक लंबे अरसे तक हमने बिहार में सत्ता में रहे। लेकिन जब ये सब हमारी पार्टी के ऊपर ग्रहण लगाने का काम किया तो हमने इनका साथ छोड़ दिया और यही अन्य सब जो सहयोगी दल थे उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन त्रिपाठी जी अपनी पार्टी के लिए भाजपा का जिसके कारण जन्म हुआ उसमें 3 मुद्दों पे हुआ, 2 मुद्दे मोदी जी ने पूरे किए, ये आप मानते हैं कि नहीं उनकी अच्छाई? देखिए अब वो तो उनका एजेंडा था, वो उनकी पार्टी का एजेंडा है, उसको लागू किया। और संभवतः 2024 का चुनाव समान नागरिक संहिता पे ही लड़ा जाएगा, इसके लिए तैयार रहिए विपक्षी एकता के साथ। देखिए विपक्षी एकता ही इनको रोक पाएगी। त्रिपाठी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विपक्ष अगर एक हो गया, जहां 38% पे भाजपा सत्ता में आई है, 62% लोग अगर इनको वोट नहीं देंगे तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। चलिए हमारा समय भी त्रिपाठी समाप्त हो रहा था। शर्मा जी आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी, बहुत कम समय है इस पूरे मुद्दे पे, इस अभियान का क्या होगा ये अलग है, कोई नया मुद्दा भाजपा जरूर लेकर के आएगी 2024 जनवरी के आसपास। देखिए त्रिपाठी जी बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय से जो 3 मुद्दे थे जी, इन मुद्दों में से 2 को वो फुलफिल कर चुकी है। और आपका जो कहना है उसका प्रमाण आपको हर असेंबली इलेक्शंस के पहले सरकारें, भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में हो या ना हो, यूनिफाइड सिविल कोड की बात कर रही है जी। तो ये तीसरी चीज आगामी चुनाव में दिखेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का एक तारीफ काबिल काम है कि वो अपने निर्णयों पर रिजिड रहते हैं जी, स्ट्रांगली रिजिड रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक मामले में, किसान कानून के मामले में वो बैक हुए हैं। बकाया के चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पार्लियामेंट की, न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन में बुलाने का मामला उठाओ, वो रिजिड रहे। पहलवान सड़कों पर बने रहे, वो रिजिड रहे। चाहे ऐसे कितने भी मामले आए हों उन पर वो रिजिड, चाहे पार्टी से कोई कितना भी बड़ा डिमांड रखता हो, कितना भी बड़ा नुकसान हो, किसी को निकालना हो तो निकाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी एक ऐसी शख्सियत देश की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे राम रथ के माध्यम से निकाला और जिसके कारण कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपनी लीडरशिप में उस चीज का पूरा आनंद ले रहे हैं। आज कहीं पार्टी ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि उनको राष्ट्रपति तलक नहीं बनाया। अगर कहीं राष्ट्रपति वो भी बन जाते, केस लग गया, FIR चार्ज हो गई ना, उसके पहले राष्ट्रपति चुनाव के पहले FIR दर्ज हो गई राम मंदिर वाले मुद्दे पे, बाबरी मस्जिद वाले पे। जी नमस्कार। FIR दर्ज हो गई तो राष्ट्रपति बनने का सवाल नहीं उठता, पहले रास्ता काट दिया था। चलिए हमारा जी हमारा समय भी समाप्त हो गया। शर्मा जी माफ करिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, त्रिपाठी जी आपका, यादव जी आपका, जायसवाल साहब आपका और तोमर साहब आपका अपना अमूल्य समय देने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। तो जनता मांगे जवाब में आज हमने चर्चा की मोदी सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों की और उस पर विपक्ष के आरोपों की। एक तरफ मोदी और उनकी टीम का दावा है कि सरकार ने 9 साल में जो जनता की बेहतरी के लिए काम किया उस पर जनता ही एक बार फिर भरोसा जताएगी। लेकिन दूसरी ओर इस बार विपक्ष एकला चलो की राजनीति न करके सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को एक मंच पर लाकर मैदान में उतरने की जो रणनीति बनाई है उस पर उसे विश्वास है कि 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष के भरोसे और विपक्ष के विश्वास पर जनता कितना एतबार करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार।